हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फास्ट माइंड अकेडमी। मैं हूं डॉक्टर सरफराज और आज के इस सेशन के अंतर्गत एक ऐसा टॉपिक है जो नॉर्मली हम सोसाइटी में देखते हैं। हम देखते हैं कि अगर कोई ऑफेंस कोई करता है, कोई चोर है जैसा आप, या कोई इस तरह का जो है मर्डरर है या कोई एनी अदर ऑफेंडर है, तो कई बार जो है गांव के या शहर के जो लोग वहां के होते हैं वो उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेते हैं। तो कई बार ये क्वेश्चन राइज होता है कि भाई क्या प्राइवेट व्यक्ति किसी अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है? क्या किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है या गिरफ्तार नहीं कर सकता? अब तक के जो पोर्शन में हमने देखा था कि पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर है कि वो विदाउट वारंट अरेस्टिंग कर सकता है। और बीएनएसएस के वो सेक्शन देखे थे जिसमें हमने सेक्शन नंबर 35 को देखा था, सेक्शन नंबर 39 को देखा था, सेक्शन नंबर 142 को देखा था, सेक्शन नंबर 170 को देखा था, सेक्शन नंबर 473 बीएनएसएस को देखा था। ये सब बीएनएसएस के सेक्शन थे। और साथ ही साथ सेक्शन नंबर 34 पुलिस एक्ट को भी देखा था जिसमें पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्टिंग कर सकता था। दूसरा अब पोर्शन ये है कि मान लीजिए पुलिस ऑफिसर नहीं है वहां पर, तो क्या वो व्यक्ति जो है कोई एनी अदर पर्सन है, कोई भी व्यक्ति है, कोई घूमने जा रहा है, उसके सामने कोई ऑफेंस हो रहा है, क्या वो अरेस्ट उसे कर ले? या वो जो है वो भाई पुलिस आएगी अपने आप अरेस्ट करेगी, हमें क्या मतलब है, हम क्यों गिरफ्तार करें? क्या एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है, क्या प्राइवेट व्यक्ति किसी को गिरफ्तार कर सकता है? और गिरफ्तार कर सकता है तो फिर किन ऑफेंस में गिरफ्तार कर सकता है? और अगर गिरफ्तार कर सकता है तो फिर क्या प्रोसीजर वो फॉलो करेगा? क्या गिरफ्तारी के बाद वो अपने उसे घर लेके जाएगा, उसका क्या करेगा? ये सारे क्वेश्चंस जो है वो अराइज होते हैं। नंबर एक बात कि ये एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी एग्जाम देंगे तो वहां पर ही आएगा। दूसरी बात, ये जनरल एक तरह से अवेयरनेस भी है, एक सामान्य जानकारी भी है। अगर कोई भी व्यक्ति है, भले चाहे वो लोन ना कर रहा हो, भले चाहे वो एग्जाम ना देता हो, तो उसके भी जानकारी के लिए ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है। तो आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि क्या एक व्यक्ति जो न तो पुलिस का व्यक्ति है, न पुलिस ऑफिसर है, न वो अपने आप में कोई मजिस्ट्रेट है, कोई एक सामान्य व्यक्ति है, वो तो कोई टीचर भी नहीं, वो तो कोई सरकारी आदमी भी नहीं है, कोई भी जॉब भी नहीं है उसकी, बिना जॉब के है, तो क्या वो किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है, गिरफ्तार कर सकता है? ये इस सेशन के अंतर्गत हमने रखा है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि देखिए, अरेस्टिंग बाय प्राइवेट पर्सन, प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा गिरफ्तारी जो है क्या की जा सकती है। प्राइवेट व्यक्ति का मतलब यहां पर वो व्यक्ति है जो पुलिस का व्यक्ति ना हो, जो पुलिस में ना हो, जो मजिस्ट्रेट ना हो, है ना, ये जिसे ऑथोराइज ना किया गया हो, ये वो व्यक्ति है प्राइवेट व्यक्ति। इसका मतलब साफ है, एक नॉर्मल इंसान, कोई भी व्यक्ति जो है आपने साफ कर दिया, उसे प्राइवेट व्यक्ति के नाम से जाना गया। तो ये गिरफ्तारी कर सकता है क्या? तो इसके संबंध में प्रोविजन है सेक्शन नंबर 40, सेक्शन नंबर 40 बीएनएसएस जब आप देखेंगे सेक्शन नंबर 40 बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, आप इस बात को जानते हैं कि सीआरपीसी को रिपील्ड कर दिया गया है और एक नया जो है वो आपने साफ कर दिया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के रूप में एक नई संहिता आई है जिसे 1 जुलाई 2024 से एप्लीकेबल किया गया है। और इस संहिता के अंतर्गत जो है आपने सेक्शन नंबर 40 को रखा हुआ है और सेक्शन नंबर 40 कहता है कि प्राइवेट पर्सन ऑल्सो हैज पावर टू अरेस्ट। ये कहता है कि प्राइवेट व्यक्ति भी गिरफ्तारी कर सकता है, गिरफ्तार करने की शक्ति रखता है, वो भी गिरफ्तार कर सकता है। लेकिन वहां पर आपको जो है ग्राउंड्स दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी भी मामले में अरेस्टिंग कर लेगा, जब उसका मन चाहे वो किसी को अरेस्ट कर ले, कोई भी व्यक्ति आए उसे अरेस्ट कर ले, वो ऐसा नहीं है। यहां पर कुछ कंडीशंस जरूर रखी हुई हैं, लेकिन वो किन मामलों में अरेस्टिंग कर सकता है ये हम देख रहे हैं। ये कह रहा है किसी ऐसे अपराधी को जो उसकी उपस्थिति में किसी ऐसे अपराधी को जो उसकी उपस्थिति में संज्ञेय, इसका मतलब एक वर्ड तो यह है संज्ञेय, एक है अजमानते एवं अजमानते अपराध कारित करे। इसका मतलब टू सच ऑफेंडर, ऐसे अपराधी को हो कमिट, जो कारित करता है द कॉग्निजेबल संज्ञेय एंड नॉन बिलेबल एवं अजमानतीय ऑफेंस इन हिज प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति में। इसका मतलब कोई प्राइवेट व्यक्ति खड़ा है और जब वो खड़ा है तो उसी समय कोई मर्डर करने लगे किसी का, कोई जो है वो रेप करने लगे, कोई जो है वो डेकोइटी करने लगे, कोई रॉबरी करने लगे। इसका मतलब नॉर्मली ये ऐसे ऑफेंस हैं जो नॉन बिलेबल आते हैं और कॉग्निजेबल भी हैं।
इसका मतलब यह है कि अगर सामान्यतः देखेंगे तो किसी प्राइवेट व्यक्ति को अगर वो किसी को गिरफ्तार करना चाहता है तो उसे भी बीएनएसएस पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से हैं, नॉन बेलेबल ऑफेंस कौन से हैं, वो बहुत सारे एलएलबी पास आउट लोगों को भी नहीं पता है। इसके लिए जो है वो हमें देखना पड़ता है। बीएनएसएस के अंतर्गत जो फर्स्ट शेड्यूल दी गई है उसमें जो है इन चीजों को दर्शाया गया है कि कौन से ऑफेंस बेलेबल हैं, कौन से ऑफेंस नॉन बेलेबल हैं। तो इसका मतलब साफ है कि लॉ के अंतर्गत जो एलएलबी कर चुके हैं बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छी नॉलेज है, लेकिन कुछ लोगों को वहां उन्हें भी नहीं पता कि भाई बेलेबल ऑफेंस कौन से हैं, नॉन बेलेबल ऑफेंस कौन से हैं, बेलेबल ऑफेंस कहां डिफाइन किया गया है, कॉग्निजेबल ऑफेंस कहां डिफाइन किया गया है, उनकी डेफिनेशन तक नहीं पता। साथ ही साथ वहां पर लिखा हुआ है, अगर आप डेफिनेशन भी देखेंगे तो दोनों चीजों में यह है कि देखिए आपको फर्स्ट शेड्यूल को देखना पड़ेगा। तो अब इसका मतलब साफ है कि वो व्यक्ति जो गिरफ्तारी कर रहा है उसे कम से कम इतनी समझ होनी चाहिए कि हाँ ये जो अपराध है ये कॉग्निजेबल की कैटेगरी में आता है, हाँ ये जो ऑफेंस है ये नॉन बेलेबल की कैटेगरी में आता है। तो यहां पर आपने साफ कर दिया कि अगर और उसकी प्रेजेंस में ऑफेंस हो रहा हो, इसका मतलब ये नहीं कि भाई ऑफेंस कोई करके आ गया और आप कहने लगे मैं इसे गिरफ्तार करूंगा, जब आपकी प्रेजेंस में हो रहा हो तब की बात ये है। अगर आप प्राइवेट व्यक्ति हैं तो फिर आप अपराधी को गिरफ्तार कर सकते हैं। अगर वो अपराधी जो है आपके प्रेजेंट होते हुए आपकी उपस्थिति में कोई संज्ञेय अपराध करेगा, ये अजमानती अपराध करेगा तो आप उसे गिरफ्तार कर सकते हैं। दूसरा पोर्शन है ये और टू एनी जो है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, या फिर किसी उद्घोषित अपराधी को। नॉर्मली प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जो है दो टाइप से होते हैं, ये तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के जो है डिक्लेरेशन की जाती है, या फिर जो है बीएनएसएस के अंतर्गत जो है वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया जाता है। नॉर्मल एक वे ये है कि देखिए जब आप किसी व्यक्ति के लिए पहले समन इशू करते हैं, फिर उसके लिए वारंट जो है वो इशू करते हैं, फिर वो वारंट में भी जो है वारंट एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है, वो बचता रहता है, तो फिर उसकी प्रोक्लेमेशन की जाती है और एक जो है वो डुगडुगी बजवाई जाती है। उस एरिया में बताया जाता है कि ये व्यक्ति है, इसके फादर का नाम ये है, अगर ये 30 दिनों में हाजिर नहीं होता है तो फिर जो है वो इसे जो है उद्घोषित अपराधी माना जाएगा। उसके बाद अटैचमेंट की प्रक्रिया वो स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब साफ है कि प्रोक्लेमेशन किया जाता है नॉर्मली जब वारंट का एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा, वारंट का निष्पादन नहीं हो पा रहा। तो कुल मिला के बात यह है कि अब दो चीजें दिखाई पड़ी, या तो वो ऑफेंस आपकी प्रेजेंस में हो रहा हो और अपराधी ऐसा अपराध कर रहा हो जो कॉग्निजेबल है और नॉन बेलेबल है, या वो व्यक्ति जो आपके सामने है वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो जिसे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या बीएनएसएस के द्वारा डिक्लेयर किया गया है कि ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। तो फिर इन व्यक्तियों को आप अरेस्ट कर सकते हैं। ये पुलिस जो है ऑफिसर की जरूरत नहीं है, आपको जो है मजिस्ट्रेट की जरूरत नहीं है, आप प्राइवेट व्यक्ति हैं तो आप भी इसे अरेस्ट कर सकते हैं। ये बात आपकी क्लियर होगी। इसका मतलब अगर आप सामान्य व्यक्ति हैं और आप किसी को गिरफ्तार करना चाहते हैं तो आप जो है वो इसके नियम फॉलो करेंगे। नॉर्मली गांव के इलाकों में हम देखते हैं कि कोई जो है वो भाई चोर आ गया उसके लिए या बाकी चीजों के लिए आप व्यक्ति को अरेस्ट कर लेते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। तो नॉर्मली जो है क्या आप उसे पकड़ सकते हैं, कहां तक पकड़ सकते हैं? प्राइवेट डिफेंस का राइट अलग है, किसी व्यक्ति को जो है अरेस्ट करने का राइट अलग है। तो यहां हम अरेस्ट की बात कर रहे हैं, अरेस्टिंग की बात यहां पर की जा रही है। अब नेक्स्ट पोर्शन है प्रोसीजर। मान लीजिए कि आप प्राइवेट व्यक्ति हैं, आप कोई भी व्यक्ति हैं, आप जा रहे थे मार्केट में और आपके सामने कोई कॉग्निजेबल या नॉन बेलेबल ऑफेंस हो रहा था, तो आपने जो है उसे पकड़ लिया। कॉग्निजेबल एंड वर्ड को देखना है, कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, इसका मतलब वो संज्ञेय भी होना चाहिए, अजमानती भी होना चाहिए। आप मार्केट जा रहे थे, आपके सामने ऑफेंस हुआ, आपने उसे गिरफ्तार कर लिया। अब गिरफ्तार करके क्या करेंगे भाई? पुलिस अगर अरेस्ट करती है उसे थाने लेके जाती है और थाने के बाद जो है वो सीधे जो है विद इन 24 आवर वो मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट कर देते हैं। मजिस्ट्रेट साहब या तो उसे बेल ग्रांट कर देते हैं या फिर भाई जेल भेजेंगे, जो भी उन्हें करना है। तो यहां पर अब क्या, आप पुलिस तो है नहीं, आप तो प्राइवेट व्यक्ति हैं, आप उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेते हैं तो आप क्या करेंगे? उस व्यक्ति का आप जो है क्या अपने घर लेके आएंगे, उसे खाना खिलाएंगे, क्या करेंगे? अपने जो है किसी रूम में बंद करेंगे, क्या करेंगे उसमें? तो यहां पर इसका प्रोसीजर भी रखा हुआ है 6 नंबर 40 के अंतर्गत। इसका मतलब जो है प्रोसीजर बाय प्राइवेट पर्सन के द्वारा आफ्टर द अरेस्टिंग क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा? सच अरेस्टेड पर्सन शैल बी मेक ओवर टू द पुलिस ऑफिसर और in absence of police officer to the nearest police station within 6 hours। जब आपने गिरफ्तारी की है, इस प्रकार गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के 6 घंटे के अंतर्गत विद इन 6 आवर पुलिस अधिकारी को
या पुलिस अधिकारी की अनुपस्थिति में निकटतम पुलिस थाने के हवाले करेगा। इसका मतलब मेकओवर कर दिया जाएगा, यहां पर जो है पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। पुलिस नहीं है तो जो भी निकटतम थाना है वहां पर आप हवाले करेंगे या करवाएंगे। और यहां पर समय 6 घंटे, यहां 24 घंटे का समय नहीं है। जैसे पुलिस के पास जो है पावर होती है कि आप जो है उसे अरेस्ट करते हैं तो विद इन 24 आवर आप जो है मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करते हैं। यहां पर 6 घंटे का समय आपके पास है, विद इन 6 आवर जो है आपको उसे प्रेजेंट करना है, जो है मेकओवर करना है, पुलिस को देना है। एक बात यह भी है कि कई बार आता है कि भाई प्राइवेट पर्सन अगर अरेस्ट कर लेता है तो वो मजिस्ट्रेट के सामने उसे लेके जाएगा या पुलिस को जो है हवाले करेगा या मजिस्ट्रेट के हवाले करेगा। तो मजिस्ट्रेट के हवाले नहीं करेगा बल्कि पुलिस के हवाले करेगा, पुलिस आगे कार्रवाई करेगी। तो कुल मिला के बात यह है कि यहां पर 6 आवर जो है वो इंपॉर्टेंट पोर्शन है। विद इन 6 आवर आपको जो है वो निकटतम जो भी पुलिस या जो है पुलिस नहीं है तो जो है थाना जो भी है उसके हवाले आप करेंगे। अब समस्या यह है कि भाई अरेस्टिंग तो करी है प्राइवेट पर्सन ने, और प्राइवेट पर्सन ने अरेस्ट करने के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। अब पुलिस क्या करेगी, उसका पुलिस क्या प्रोसीजर फॉलो करेगी? तो यहां पर आपने साफ कर दिया, इफ एग्जिस्ट द पुलिस के क्या प्रोसीजर है ये भी यहीं पर दिया गया है। इफ एग्जिस्ट द ग्राउंड ऑफ सेक्शन नंबर 35 क्लोज 1, यदि धारा 35 क्लोज 1 के ग्राउंड हो, विद्यमान हो, इसका मतलब विद्यमान का मतलब साफ है कि आपने उस व्यक्ति को जो है पुलिस के हवाले कर दिया। अब पुलिस उसे देख रही है कि इसने जो ऑफेंस किया है क्या वो 35 में आता है। 35 का जो प्रोविजन है वो ये कहता है कि पुलिस ऑफिसर के पास पावर है कि वो विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट और विदाउट द जो है आपने कहा वारंट व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है। अब यहां पर वो कौन कौन से ग्राउंड हैं, इन नॉर्मली अगर हम देखते हैं तो देखिए, अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस पुलिस की प्रेजेंस में होता है तो वो बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। अगर कोई 7 वर्ष तक का अपराध है और कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन या कंप्लेंट हुई है और पुलिस के पास रीजन टू बिलीव है कि हाँ इसने ऑफेंस कमिट किया है, तो फिर जो है आपने कहा कि आगे उसे अपराध करने से रोकने के लिए, साक्ष्य से छेड़छाड़ करने से रोकने के लिए, न्यायालय में उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए, इन सब चीजों के लिए कारण लिख के उसकी गिरफ्तारी कर सकता है। यह फिर 7 वर्ष से अधिक का अपराध है और कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन या कंप्लेंट हुई है तो फिर उसकी अरेस्टिंग हो सकती है। कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है तो पुलिस अधिकारी बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है। अगर कोई किसी के पास से जो है स्टोलन प्रॉपर्टी किसी के पोजीशन से मिलती है या ऐसी प्रॉपर्टी मिलती है जो एक तरह से ऑफेंस में यूज हुई है तो उसे बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है। या फिर ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि वो ऑब्स्ट्रक्ट करता है या एस्केप और अटेम्प्ट टू एस्केप, इसका मतलब साफ है ये अटेम्प्ट टू एस्केप कर रहा है। इसका मतलब जब पुलिस कार्य जो है एग्जीक्यूट कर रहा है, अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को डिस्चार्ज कर रहा है तो उसमें ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, बाधा कर रहा है, उसका प्रयत्न कर रहा है, या फिर जो है निकल भागने की कोशिश कर रहा है उसकी अभिरक्षा से, या फिर आपने साफ कर दिया कि देखिए वो आउटसाइड ऑफ इंडिया जो है ऑफेंस कमिट करता है और इंडिया पाया जाता है, या फिर जो है 394 क्लोज 5 का वोलेशन करता है, या एनी अदर पुलिस ऑफिसर से कोई रिटन या ओरल रिक्विजिशन हुई है, अध्यपेक्षा प्राप्त हुई है कि भाई इसे गिरफ्तार किया जाए, तो ये सारे ग्राउंड सेक्शन नंबर 35 क्लोज 1 में है। उनमें पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर है कि वो बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकता है। अब जैसे ही पुलिस ऑफिसर के पास प्राइवेट व्यक्ति ने गिरफ्तार करके उस व्यक्ति को हवाले किया तो 35 क्लोज 1 के इन सारे ग्राउंड्स में से पुलिस अधिकारी देखेगा कि क्या इन ग्राउंड में ये आ रहा है, क्या इनमें मैं इसकी अरेस्टिंग कर सकता हूं, और अगर इसमें नहीं आ रहा तो फिर 39 को देखेगा। 39 में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंतर्गत जब उसके प्रेजेंस में कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है पुलिस की जो है प्रेजेंस में, और उससे उसका नाम पूछा जाता है, उसका एड्रेस पूछा जाता है और वो डिनाई कर देता है, मना कर देता है कि मैं एड्रेस नहीं बताऊंगा, नाम नहीं बताऊंगा, या फिर वो फॉल्स नेम और एड्रेस बताता है, झूठा गलत नाम एड्रेस बताता है, तो नेम और एड्रेस को जानने के लिए उसकी अरेस्टिंग की जाती है। तो यहां पर अब वो अगर 35 ग्राउंड नहीं है तो फिर 39 के देखेगा। 39 का मतलब उससे पूछेगा हाँ जी अपना नाम बताओ, अपना एड्रेस बताओ। अगर वो नहीं बताता है या झूठा एड्रेस बताता है, गलत नाम बताता है, तो इसका मतलब साफ है नाम और एड्रेस जानने के लिए उसकी अरेस्टिंग हो सकती है। इसका मतलब साफ है कि पुलिस का प्रोसीजर ये है कि जैसे प्राइवेट व्यक्ति आपके हवाले उस व्यक्ति को, गिरफ्तार व्यक्ति को हवाले करके जाता है, तो आप ये देखिए कि क्या सेक्शन नंबर 35 क्लोज 1 या 39 जो है कि ग्राउंड विद्यमान है बीएनएसएस के। अगर ग्राउंड विद्यमान है तो इनके आधार पर गिरफ्तारी कर लेंगे और गिरफ्तारी के बाद वही पुलिस वाली प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। विद इन 24 आवर वो उसे जो है प्रेजेंट करेंगे मजिस्ट्रेट के सामने और फिर जो है वो बेल की प्रोसीडिंग वो पूरा पोर्शन फॉलो होगा। दूसरी पोर्शन है यदि ये आधार नहीं है तब उन्मोचित कर सकेगा। इसका मतलब अगर जो है ये आधार नहीं है, ये ग्राउंड नहीं है, तब जो है उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। इसका मतलब साफ है कि पुलिस ऑफिसर जो है उसे रिलीज कर देंगे अगर जो है कोई ऐसे ग्राउंड नहीं दिखाई पड़ रहे, और अगर नहीं जो है वो कोई ग्राउंड दिखाई पड़ रहे रिलीज कर दिया तो फिर उसके बाद का प्रोसीजर आप जो है वो जानते हैं क्या होगा। वो प्राइवेट व्यक्ति को नुकसान भी हो सकता है, उसे हार्म भी किया जा सकता है,
है। साथ ही साथ वो डेफोमेशन के लिए कोई केस भी ला सकता है आपके ऊपर। आप प्राइवेट व्यक्ति, आप उसे गिरफ्तार कर लेते हैं बिना मतलब उसकी मानहानि कर रहे हैं, तो वो मानहानि के लिए भी जा सकता है। या दूसरी बात ये भी है कि देखिए, वो अगर ऑफेंडर है और पुलिस ने छोड़ दिया और जो है आप जो है प्राइवेट व्यक्ति हैं, तो आपको वैसे भी वो हार्म कर सकता है, नुकसान कर सकता है। तो वो भी चीजें आपको देख के ही कार्य करना है। लेकिन कुल मिला के बात यह कि पावर तो आपके पास है। अगर आप पुलिस में नहीं भी हैं, आप इसका वेट न करें कि पुलिस ही हो या जो है मजिस्ट्रेट ही हो, आप नहीं भी हैं, आप सामान्य व्यक्ति हैं और आपके प्रेजेंस में कोई जो है कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट होता है या कोई व्यक्ति प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, तो आप उसे अरेस्ट कर सकते हैं और अरेस्ट करने के बाद उसे मेक ओवर कर देंगे विद इन 6 आवर जो है वो पुलिस के पास। और पुलिस फिर जो है अपना जो है सेटिस्फाइड होगी कि क्या 35 के ग्राउंड हैं, क्या 39 के ग्राउंड हैं। अगर ये ग्राउंड हैं तो फिर जो है उसे अरेस्टिंग करेंगे और अगर जैसे ग्राउंड नहीं है तो फिर उसे रिलीज कर दिया जाएगा। तो आज के सेशन में हमने इसे देखा कि प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा किस प्रकार से गिरफ्तारी की जा सकती है और उसका क्या प्रोसीजर होगा। आज के लिए धन्यवाद।